भैया बहनों, प्रश्न पत्र में खंड सा में घा प्रश्न है। नेत्र का दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो दूर दृष्टि दोष जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं किंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वह दूर हो जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस हमारा पतला हो जाता है, उसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है। इस कारण जो है व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वह दूर हो जाता है। दूर हो जाने पर व्यक्ति का रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनता है और रेटिना से पहले बने हुए प्रतिबिंब को व्यक्ति देख नहीं पाता है। व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं किंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं, जैसा चित्र में बना हुआ है। देखिए रेटिना से पीछे जो है यह प्रतिबिंब जा रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग कर देते हैं। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। उत्तल लेंस जो है, जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पीछे बन रहा था वह प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने लगता है और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सब दूर और पास की वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या घट जाती है, इस कारण यह दोष होता है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात होगी। तो गॉस की प्रमेय जैसा कि हम जानते हैं, निर्वात या वायु में कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचें जिसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश हो, तो उस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय अगर परीक्षा में आता है तो यहाँ देखिए एक काल्पनिक पृष्ठ है और इस काल्पनिक पृष्ठ पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु के चारों तरफ खींचा गया पृष्ठ जो है हमारा क्या है, DA है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच अगर कोण थीटा है और इस बिंदु O से इसकी दूरी पृष्ठ की r है, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से जो है यहाँ इस छोटे से भाग DA क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू ए। भाई बहनों आपको याद होगा वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E इंटू ए। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे देखिए इस काल्पनिक पृष्ठ DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स जो डेल्टा लिखा गया है DA है, DA क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई E बराबर E इंटू DA वेक्टर E DA कॉस थीटा। तो फाई E बराबर समाकलन डी फाई E और डी फाई E का मान रख देंगे तो E DA कॉस थीटा। तो अब इसमें जो है E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E का मान होता है 4πε0 Q/r²। तो फाई E बराबर Q/4πε0 समाकलन DA cos θ/r² और DA cos θ/r² को घन कोण डी ओमेगा कहते हैं। तो डी फाई E बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर 4 तो फाई E बराबर Q/4πε0 इंटू 4 तो कट जाएगा 4 से, तो Q/ε0 फाई E बराबर Q/ε0। यह गॉस की प्रमेय है। अब इसमें पूछा गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि काल्पनिक पृष्ठ है और इस पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से मान लेते हैं एक बिंदु O पर +Q कूलाम आवेश है, तो r त्रिज्या का यह काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो
इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के केंद्र से r दूरी पर उपस्थित बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले लिखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ई को बाहर कर लें, ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है, ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा बराबर 0 अंश इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, इसलिए थीटा का मान यहाँ पे 0 अंश लेते हैं। तो ए आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई इंटू डी ए के, ई डी ए के, तो यही यहाँ पे ई डी ए का समाकलन हो जाएगा ए। तो फाई ई गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ए क्षेत्रफल है। तो गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। अब गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो यहाँ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर के। अब प्रश्न की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे भाइयों बहनों, अगला प्रश्न है रेडियोएक्टिव क्षय का नियम क्या है? सिद्ध कीजिए कि n बराबर n0 e⁻λT, जहाँ n0 व n क्रमशः t बराबर 0 तथा t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या है और लैम्डा क्षय नियतांक है। तो रेडियोएक्टिव क्षय किसे कहते हैं? इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। रेडियोएक्टिव क्षय पदार्थों के नाभिकों के स्वतः ही अल्फा तथा अल्फा बीटा गामा किरणों उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या परिवर्तित होते रहते हैं। यह नाभिक की प्रक्रिया रेडियोएक्टिव क्षय अथवा रेडियोएक्टिव विघटन कहलाती है। जैसे रेडियोएक्टिव तत्व किसे कहते हैं? हम जानते हैं प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे स्वतः एक प्रकार की विद्युत किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। उन प्रकार की किरणों को जो रेडियोएक्टिव किरणें कहते हैं। जैसे रोड पर देखिए तो चमकते हुए जो है रोड पर लाल रंग का जो है ये रेडियम लगाया जाता है, जो जिस पर प्रकाश जब पड़ता है तो वह चमकता है। तो रेडियोएक्टिव क्षय का सूत्र का निगमन करना है। तो रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार ध्यान देखेंगे भाई बहनों कि माना रेडियोएक्टिव तत्व के नमूने में प्रारंभ में t बराबर 0 पर परमाणुओं के नाभिकों की संख्या n0, t समय पश्चात यह संख्या n रह जाती है। प्रारंभ में जो रेडियोएक्टिव पदार्थ था वो हमारा n0 था और t बराबर 0 समय में n0 था और t समय पश्चात यह घट कर के n रह जाती है। तो इस क्षण समय का मान t प्लस dt हो जाता है, तो यह संख्या घटकर n माइनस dn रह जाती है। तो उस क्षण t पर परमाणुओं के क्षय होने की जो दर होगी माइनस dn अपान dt, यहाँ पे घट रहा है इसलिए माइनस dn अपान dt कहते हैं। तो रदरफोर्ड तथा सोडी के नियमानुसार क्षय होने की जो दर होती है dn अपान dt अनुक्रमानुपाते परमाणुओं की संख्या n के, तो जो बची हुई संख्या है तो dn बटे dt बराबर माइनस लैम्डा n, जहाँ लैम्डा जो है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे हम क्षय नियतांक कहते हैं। समीकरण 1 दे देंगे। तो समीकरण 1 से देखिए dn बटे n कर देंगे, तो dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा इंटू dt के समाकलन कर लेंगे अगर इस समीकरण को, तो log n बराबर माइनस लैम्डा t प्लस c के, जहाँ c क्या है? एक समाकलन नियतांक है। समय t बराबर 0 पर n बराबर n0, समय t बराबर 0 प्रारंभ में समय हमारा शून्य था, तो रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या थी? n0। तो समीकरण 2 में t बराबर 0 पर n बराबर n0 रख देंगे, तो log n0 बराबर माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस c के, तो c बराबर log n0। तो c का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो a आ जाएगा आपका मान log n बराबर माइनस लैम्डा t प्लस log n0 के।
log n माइनस log n जीरो पक्षांतर कर लेंगे माइनस लैम्डा टी के, तो log n बटे n जीरो बराबर माइनस लैम्डा टी के। तो यहाँ पे देखिए log का आधार ई होता है, अगर हम आधार को लेंगे तो आधार के साथ लगी हुई राशि को लिखते हैं, तो राशि बाएं पक्ष में और जो आधार ई है वो दाहिने पक्ष में जा करके दाहिने पक्ष की जो राशि होती है उसकी घात में लिखा जाता है। तो n बटे n जीरो बराबर माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी के, या n बराबर n जीरो ई पावर माइनस लैम्डा टी के। यही रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है जिसे हमें सिद्ध करना था। एक बार प्रश्नों को ध्यान से दोबारा देख करके इसको एक से अधिक बार निगमन कर लेंगे। यह बोर्ड परीक्षा में 3 अंक में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्रश्न पत्र में 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को आगे देखेंगे। प्रश्न की श्रृंखला आगे है। 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग, दूसरा है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो 56 वोल्ट है, तो ग खंड है, तो ग खंड को देखेंगे। ग में है देखिए v बराबर 56 वोल्ट, जैसा प्रश्न में है देखिए ध्यान से देखिए। 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का पहला संवेग, दूसरा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो विभवांतर v बराबर 56 वोल्ट लिख देंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र k बराबर 1/2 mv² होता है और k बराबर E इंटू वी, k बराबर E इंटू वी, इसलिए यहाँ पे E इंटू वी बराबर 1/2 mv² के। यहाँ पे 2 का 3 गुणा कर दिए, 2EV बटे m बराबर v², यहाँ से v बराबर √2EV बटे m के। यहाँ देखिए संकेत को ध्यान देंगे, v वेग है, कैपिटल V विभवांतर है और स्मॉल m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। त्वरित इलेक्ट्रॉन के संगत संवेग, प्रश्न में संवेग पूछा गया है। संवेग p बराबर m इंटू वी के, m √v का मान रख दें 2EV बटे m के बराबर 2EV के। m को अगर हम अंदर कर देंगे 2EV आ जाएगा। तो p बराबर 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे v का मान 56 प्रश्न में दिया गया है, गुणे 9 गुणे 10⁻31 a जो है 9 गुणे 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो p बराबर 3.2 गुणे 504 गुणे 10⁻50 के। जब इसको हल करें 1612.8 गुणे 10⁻50, तो p बराबर 40.158 गुणे 10⁻25 के, या p बराबर 4.0158 गुणे 10⁻24 के। तो संवेग हो जाएगा 4.02 गुणे 10⁻24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रश्न में पहला जो खंड था संवेग का मान यह आ गया, तो आपका 1.5 नंबर सही हो गया। दूसरा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र है उस सूत्र को लिखेंगे। लैम्डा बराबर 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम होता है। तो 12 इस सूत्र को याद रखेंगे। विभवांतर अगर दिया है तो हम तरंगदैर्घ्य का सीधे सूत्र लिख करके इसमें हम मान रखेंगे। ध्यान देना है यह एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है। जब हम इसको हल करेंगे तो 12.27 बटे √56 और एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 लिखेंगे। इसको हल करने पर इसका मान आएगा 0.164 गुणे 10⁻9 मीटर, या लैम्डा बराबर 0.164 नैनो मीटर के। यह तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। अब फिर अगला प्रश्न है नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? 8 और 16 नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है 8 और 16 का मान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, AMU का मान दिया है। तो सबसे पहले बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक को बांधने के लिए, नाभिक को बनाने के लिए अवयव अणुओं के द्वारा मुक्त अवस्था में पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बाह्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक बार ध्यान सुनेंगे, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है? नाभिक के अवयवी कणों को मुक्त अवस्था में पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बाह्य ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं।
तब किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा इसमें मौजूद न्यूक्लियनों की कुल संख्या ए के अनुपात को नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी पूछा जाता है। तो भाइयों बहनों, बंधन ऊर्जा के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का भी सूत्र परिभाषा याद रखें। अब प्रश्न हल करने कैसे करना है। 8 और 16 इसमें दिया गया है, ध्यान देखिए। 8 और 16 नाभिक की द्रव्यमान छत एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। तो 8 और 16 में 8 प्रोटॉन होंगे और जो है 8 न्यूट्रॉन होंगे। द्रव्यमान छत ज्ञात करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या के द्रव्यमानों का योगफल में से नाभिक के जो है द्रव्यमान को घटा देते हैं। यहाँ देखिए 8 Mp प्लस 8 Mn माइनस 8 MO 16 के 8 और 16 नाभिक का कुल द्रव्यमान होगा। तो यहाँ 8 गुणे 1.00728 Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान जो दिया गया है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है और नाभिक का द्रव्यमान, दोनों तीनों मान दिए गए, तीनों को जो है हम सूत्र में रखेंगे। तो 8 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान फिर 8 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस यहाँ पे है MO16 जो नाभिक का कुल द्रव्यमान है 15.79491 रखेंगे। जब इन प्रश्नों को हल करेंगे 8 गुणे इन दोनों द्रव्यमानों का हम योगफल कर देते, दोनों में 8 का गुणा है तो इनका योगफल करके 8 से गुणा कर देंगे माइनस ये नाभिक का कुल द्रव्यमान। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान 0.33269 U आ जाता है। ठीक, मात्रक के बंधन ऊर्जा बराबर 0.33269 गुणे 931। तो यहाँ पे 1 AMU का मान दिया है, 1 AMU गुणे 931, तो 931 का गुणा कर देंगे तो बंधन ऊर्जा का मान 309.639 बराबर 309.63 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 अंक के बाद दशमलव है तो इसलिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 931 से गुणा करने पर इसका जो मान आता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें 309.63 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर 309.63 को जो है हम 16 से भाग कर देंगे। 16 से भाग कर देंगे, जो नाभिक का द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या से अगर भाग कर देते हैं तो नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो जाएगी 19.35 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो भैया बहनों, इसी प्रकार प्रश्नों को हल करते रहें। प्रश्न का इस प्रश्न में एक खंड और है, इस खंड को जल्दी से देखेंगे। प्रश्न है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 तथा जल का अपर्तनांक 4/3 है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्रपृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में क्या होगी, जल में क्या होगी। तो पतले लेंस की फोकस दूरी का हम लोग सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक लिखेंगे तो 3/2 ANG होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, और वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक 4/3 दिया है प्रश्न में। तो हम पहले ज्ञात कर लेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बराबर ANG/NW 3/2/4/3 बराबर 9/8 के। अब इसमें देखिए लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो R1 धनात्मक R2 ऋणात्मक लिखा जाता है। तो R1 बराबर 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, R2 बराबर -30 सेंटीमीटर। जब लेंस Y में है तो फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे तो 1/f बराबर ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2 के। इसमें देखिए और जब लेंस जल में है तो FW लिखा जाएगा FW WNG-1 1/R1 माइनस 1/R2 के। इन दोनों समीकरण को अगर हम भाग करते हैं तो हमें तीसरा समीकरण FW/FA बराबर ANG-1 WNG-1 प्राप्त होता है। अब हम जो है इसमें मान रखेंगे, हमें लेंस की वाई में फोकस दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न में ध्यान से देखिए, लेंस की वाई में फोकस दूरी और जल में फोकस दूरी। लेंस की वाई में फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे तो 1/f ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो
तो 3/2 वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक है। और लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है R1 20 है, R2 30 है। तो R1 धनात्मक 20 लिखेंगे, R2 ऋणात्मक है, R2 ऋणात्मक लिखा जाता है तो -30 हो जाएगा। इन 30 और 20 का लासा 60 होगा। तो इसको हल करेंगे तो 3 + 2/60, तो 1/F बराबर 1/2 × 5/60 / 1/24। तो वायु में फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर होगी। अब जल में फोकस दूरी समीकरण 3 की सहायता से हल कर लें। तो FW/FA बराबर ANG -1/WNG-1 के। तो FW/24 और 3/2 -1/9/8 -1। तो इनको हल करते हैं तो 3 - 2/2 9 - 8/8। तो हल करने पे 4/1 आता है। तो FW बराबर 24 को 4 से गुणा कर देंगे तो 96 आ जाएगा। तो जल में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 96 सेंटीमीटर। देखिए जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो अधिक अपवर्तनांक में फोकस दूरी कम होगी और कम अपवर्तनांक में फोकस दूरी अधिक होगी। तो जल में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 96 सेंटीमीटर। भैया बहनों, इसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न ये है, ये भी 3 नंबर के ही प्रश्न हैं। इसके बाद आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बोर्ड परीक्षा के अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें।